नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत। उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी एग्जाम को लेकर के जो पेडागोगी की सीरीज हमने श्रृंखला तैयार की है, उसकी दूसरी यूनिट के एकमात्र टॉपिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी 2009 को लेकर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, उनकी श्रृंखला हमने तैयार की है। तो उसका पहला प्रश्न है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटों की योजना बनाकर कार्य करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 45 घंटों की। हर हफ्ते के लिए 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, पूछा है। छत्तीसगढ़ में 2011 के टेट एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ये 14 से 18 वर्ग के लिए नहीं लागू होता है। निःशक्त बच्चों के लिए लागू होता है, जिनको हम दिव्यांग श्रेणी भी कहते हैं। 6 से 14 आयु वर्ग के लिए लागू होता है। बच्चों की नियमित उपस्थिति पर भी ये लागू होता है, क्योंकि अनिवार्य शिक्षा है और निःशुल्क है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 9 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ये सीटेट में पूछा है और 2011 में। तो देखें, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना निश्चित रूप से होगा। पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। तो पूरा तो करना होगा, लेकिन निर्धारित समय पर भी करना होगा और उपस्थिति भी देनी होगी, इसलिए उपयुक्त सभी ये सही हो जाएगा। और चौथा प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है? सीटेट 2012 का सवाल। तो इसमें केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी और दंडात्मक कार्य से बचने के लिए बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला जाएगा। अनिवार्य शिक्षा एवं सतत परीक्षण के लिए के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो देखिए, यहाँ दंडात्मक कार्य की बात कही गई है और यहाँ केवल केंद्र सरकार की बात कही गई है। तो ये दो विकल्प गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले ऑप्शन में हमने कहा कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र और राज्य दोनों ही इस पर कानून बनाते हैं, इसलिए ये प्रश्न ये सही नहीं हो सकता है। इसमें दंडात्मक कार्यवाही की बात की गई, ये भी सही नहीं हो सकता है। और अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी, ऐसा ऐसा भी नहीं है। अनिवार्य शिक्षा में ये महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति। उचित सरकार का यहाँ अर्थ है केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों। तो 20 का उत्तर हो जाएगा। सीटेट 2012 में ही सवाल पूछा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, ये जब हमने वीडियो तैयार किया तो वहाँ इस बात पर डिस्कस भी किया है विस्तार से। आप लोग एक बार चाहें तो उस वीडियो को देख लें आरटीई का, और वो विस्तृत वीडियो अवश्य है, लेकिन वो आपको विस्तार से चीज़ें गहराई से समझ में आए इसलिए तैयार किया गया है। तो हमारे स्कूलों में उसके बाद जो चेंज आया है, ऐसा तो नहीं है कि अप्रभावित रहे हैं। चेंज तो आया ही है आरटी लागू होने से। अप्रभावित हैं क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, ऐसा नहीं होता। लिंग के अनुसार समजातीय हैं ये, और लिंग के अनुसार अधिक समजातीय हैं ये। आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय हैं। आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय मतलब एज ग्रुप के अनुसार ज़्यादा विषम जातीय हैं, ऐसा तो नहीं है। मतलब बहुत छोटे बच्चे और बहुत बड़े बच्चों की संख्या वहाँ बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। तो वो जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वही आते हैं। तो ये तो गलत उत्तर है ही है, और पहला भी गलत उत्तर है। ऐसा नहीं है कि उसमें प्रभाव नहीं पड़ा है। तो लिंग के अनुसार समजातीय हो गए हैं, और समजातीय का यहाँ मतलब है कि उनकी संख्या बिल्कुल इक्वल हो गई है। जैसे किसी कक्षा में 20 लड़के पढ़ते हैं तो 20 लड़कियां भी पढ़ती हैं, ऐसा कह रहा है। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो संख्या बराबर हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या हुआ है, अधिक लिंग समजातीय हो गई, मतलब अधिक बराबरी आ गई है पहले से। जैसे हमने वीडियो में भी ये जिक्र किया, जैसे कहीं 5 बालिकाएं पढ़ रही थी और 20 बालक पढ़ रहे थे, या 25 बालक पढ़ रहे थे। तो अब क्या हुआ है कि 20 और 25 के आसपास हो गया है उनकी संख्या। तो अधिक समजाती हो गई हैं, एग्जैक्टली समजाती नहीं हुई है, मतलब उनकी संख्या बिल्कुल बराबर नहीं हो गई है। छठा प्रश्न है, कक्षा 8 में 100 बच्चों से अधिक होने पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है 1:35 होगा। प्राथमिक विद्यालय के कार्य दिवस निर्धारित हैं आरटी 2009 के अनुसार। तो प्राथमिक विद्यालय में जो कार्य दिवस हैं वो ए सही उत्तर है 200 दिन का।
और अगर ये प्रारंभिक स्तर होता तो 220 दिन होता। आरटीई 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालय की दूरी निर्धारित की गई है। प्राथमिक विद्यालय की बात कही है तो 1 किलोमीटर दूरी में होना चाहिए। हमने प्रमुख प्रावधान में पहले पढ़ा है वीडियो में। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा 12(1) के अनुसार दुर्बल वर्ग व असुविधा समूह के बालकों को निजी विद्यालयों के पहली प्रारंभिक कक्षा के कुल छात्रों के 25% प्रवेश दिया जाता है। इसका वर्णन किस धारा में है? तो इसका वर्णन है धारा 12 में, मतलब निजी विद्यालयों में जो 25% बीपीएल को प्रवेश दिया जाता है वो आरटी एक्ट के धारा में 12 में है। अगला, बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह निर्धारित करता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन है सह शैक्षिक विषयों तक सीमित होनी चाहिए, मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज तक सीमित होनी चाहिए। लगातार परीक्षण द्वारा सावधानीपूर्वक निगरानी करके एक बच्चे के अनुकूल तरीके से गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त कोचिंग द्वारा, तो अतिरिक्त कोचिंग द्वारा कतई नहीं हो सकता, और ये सावधानीपूर्वक निगरानी करके ये भी नहीं हो सकता, और केवल लगा दिया है सह शैक्षिक विषयों तक सीमित करके। तो ये सीमित करके नहीं, बल्कि एक बच्चे को हमें उसके इंटरेस्ट और रुचि के अनुसार सिखाना होगा, अनुकूल तरीके से गतिविधियों के साथ। अगला, कक्षा 6 से 8 तक कार्य दिवस तथा शिक्षण घंटे निर्धारित किए गए हैं कितने? कक्षा 6 से 8 तक मतलब प्रारंभिक स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर कहते हैं, तो यहाँ के लिए 220 घंटे तथा 1000 घंटे तथा 220 दिन। पहले दिवस पूछा है इधर और फिर पूछा है शिक्षण घंटे। देखिए, इस प्रश्न को, इसके विकल्प को ऐसे भी तैयार किया जा सकता है, अगर थोड़ा सा इसको जटिल बनाना हो, कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो, कि हम 1000 लिख दें पहले एक ऑप्शन में, यहाँ ए ऑप्शन बना दें, 1000 पहले लिखें और 220 उसके बाद लिखें। तो देखो, इस क्रमबद्धता को भंग करेगा वो। दिवस पहले पूछा है और शिक्षण घंटे बाद में, तो दिवस पहले 220 और फिर उसके बाद शिक्षण घंटे 1000। अगला प्रश्न, शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक का प्रावधान किसमें है? तो ये दो बातें और उसमें देख लें, हमारी प्रश्नों की श्रृंखला से आप अपने नोट्स में ऐड कर लें कि ट्यूशन पर रोक, और ऊपर हमने एक प्रश्न डिस्कस किया था क्या, कुल छात्रों, ये बीपीएल को जो रिजर्वेशन दिया गया है, इनकी सीट रिजर्व की गई हैं निजी विद्यालयों में। तो एक तो धारा 12 इंपॉर्टेंट है इसकी, और ट्यूशन पर रोक लगाने वाली धारा का नाम है धारा 28। तो ये दो धाराएं इंपॉर्टेंट हैं, इसके अतिरिक्त तो कोई और बात नहीं। वैसे तो ये इतनी लंबी है कि इसको पढ़ना बहुत कठिन और याद रखना उससे भी ज़्यादा कठिन है, इसलिए केवल दो धाराएं, धारा 12 बीपीएल बच्चों को रिजर्वेशन और धारा 28 ट्यूशन पर रोक। अगला, आरटीई एक्ट 9 संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? तो 20 मार्च, 1 अप्रैल, 20 मार्च और 20 अगस्त, इसमें 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। इसके सामान्य परिचय में हमने डिस्कस किया था। अगला प्रश्न है, भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की मांग सबसे पहले किस बिल में की गई? तो डिस्पैच, हंटर, गोखले, गांधी। तो ये गोखले बिल में इसकी बात की गई थी। अगला प्रश्न है, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि माता पिता या अभिभावकों का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वे 6 से 14 वर्ष तक के अपनी उम्र के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। ऐसा वर्णन कहाँ है? तो ये हमारी वीडियो में आपने देखा सुना होगा, यह अनुच्छेद 51 क में इसका वर्णन किया गया है। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 5 अक्टूबर, 5 सितंबर, 11 नवंबर और 15 अगस्त में से सही उत्तर है 11 नवंबर को। आरटीई 9 में कौन सा प्रावधान नहीं है? ये देखें, जो एग्जाम हॉल में हमारा ये पढ़ना रह जाता है, ये नहीं शब्द रह जाता है। तो 6 से 14 वर्ष की शिक्षा ये है। निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग के बालकों को 25% सीटों का आरक्षण, और विद्यालय पूर्व शिक्षा पर बल, और अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:25। ये हो गया गलत, ये नहीं हो सकता। ये 1:35 की बात कही गई है, तो 1:25 नहीं हो सकता। अगला, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का विषय शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। इन बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त रहेगा? कौन से बच्चों के लिए? ये दिव्यांग श्रेणी के या निःशक्त या डिसेबल्ड स्टूडेंट कहते हैं हम, इनके लिए कौन से स्कूल अच्छे रहेंगे, ये आरटीई में बताया गया है। विशेष विद्यालय, मतलब जहाँ केवल ऐसे ही बच्चे पढ़ते हैं। मुक्त विद्यालय, मतलब जहाँ जाना नहीं पड़ता। ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी के विद्यालय,
तो ये स्पेशल उन्हीं बच्चों के लिए हैं। और एक नियमित विद्यालय मतलब नॉर्मल विद्यालय, जो नॉर्मल स्कूल होते हैं जिनमें सभी बच्चे जाते हैं। तो विशेष विद्यालय को प्रेफ़रेंस देने की बात वहाँ नहीं कही गई है। मुक्त विद्यालयों की भी बात नहीं कही गई है, और ये ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी के विद्यालयों में भी नहीं कहा गया है। तो बताया गया है कि दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य विद्यालयों में पढ़ना चाहिए। इसकी विस्तार से चर्चा हम करेंगे उस चैप्टर में जहाँ हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभेद या भिन्न प्रकार के विद्यार्थी। अगला, आरटीई 2009 को आधार प्रदान करने का कार्य किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो हमने इस बात का जिक्र किया था कि ये 42वां संविधान संशोधन 76, और उसके अलावा 44वां संविधान संशोधन 78 और 52वां संविधान संशोधन 85। इनमें से 86वां संविधान संशोधन 2002 जो है, जिसने शिक्षा को मूल अधिकार बनाया था, यानी हमारे संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा था, ये महत्वपूर्ण है। और ये इसका जिक्र हमने किया था कि इससे शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर तो है डी। इससे ये 42वें से शामिल किया गया था शिक्षा को समवर्ती सूची में। अच्छा, आगे 20वां, आरटीई 2009 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों के बालक किस श्रेणी में आते हैं? ठीक, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, जिनको हम निर्धन बच्चे भी कहते हैं। तो असुविधाग्रस्त क्षेत्रों के बालक, दुर्बल कमजोर वर्ग के बालक, विशेष श्रेणी के बालक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है दुर्बल या कमजोर श्रेणी के बालक। यहाँ बालक लिखा है तो हम इसे बालक नहीं बच्चे समझेंगे। बच्चे मतलब जिसमें सभी आते हैं, उसमें गर्ल्स भी, बॉयज़ भी, थर्ड जेंडर स्टूडेंट्स भी, वो सभी शामिल किए जाते हैं। ये पेडागॉजी की भाषा है, आपको एग्जाम हॉल में दिखाई देती है, लेकिन ये बहुत ठीक भाषा नहीं है, जेंडर को जस्टिस देने वाली भाषा नहीं है। और हम एक अच्छे शिक्षक होने के नाते इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमारी भाषा में जेंडर के साथ जस्टिस होना चाहिए, उसमें सभी को संबोधित किया जाना चाहिए, ऐसा। तो इसमें ये, लेकिन आप एग्जाम हॉल में देखेंगे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे अगला प्रश्न है आरटीई, ये आरटीई है, आरटीआई छप गया है, तो आरटीआई तो हो जाता है आरटीआई 2005, आरटीई है ये। आरटीई 2009 में निम्न में से किस एक पर ध्यान नहीं दिया गया है? ऐसा लिखा है, अध्यापकों का प्रशिक्षण, घुमंतु बालकों का प्रवेश, और 2014 के बाद की 14 वर्ष के आयु के बाद की शिक्षा, एकेडमिक कैलेंडर। एकेडमिक कैलेंडर होना चाहिए। घुमंतु बच्चे, जो जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, घर नहीं है, उन बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। अध्यापकों का प्रशिक्षण भी होना चाहिए, जबकि 14 वर्ष से कम अधिक आयु के बच्चों की शिक्षा के बारे में नहीं कहा गया है। 6 से 14 तक के लिए है। अगला प्रश्न, आरटीई 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया है? तो प्रगतिशील, प्रायोजित, समावेशी और उक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है। इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो ये तो है बाल केंद्रित, मतलब इस इंक्लूसिव का मतलब है जिसमें सब शामिल हों। आगे हमारा जहाँ व्यक्तिगत विभेद पढ़ेंगे, वहाँ ये समावेशी शिक्षा की चर्चा करेंगे विस्तार से। आगे 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ, तो शिक्षा को नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया था? तो हमने इसकी चर्चा की थी। अनुच्छेद 45 में 6 से 14 तक आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। 24वां सवाल, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रदान करने का दायित्व है किसका? केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, केंद्र एवं राज्य सरकार का, शिक्षा आयोग का। तो अभी ऊपर हमने जिक्र किया था, उचित सरकार का दायित्व है, मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों का दायित्व है। शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और ये सभी। तो सही उत्तर है कॉन्करेंट लिस्ट का, समवर्ती सूची का। आरटीई 9 की धारा 29A के अनुसार राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी होगी? तो राज्य की घोषित प्राधिकारी संस्था, ये देखिए एनसीईआरटी लिखा है, एनसीईआरटी नहीं एससीईआरटी, और यहाँ सी का अर्थ काउंसिल है और आई का अर्थ इंस्टीट्यूट है। तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है, और इसकी फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आगे
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? उसकी वजह पूछिए कि क्यों इसे लागू करना चाहिए था? तो देखिए, क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 45 बालकों को शिक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं करती थी, इसलिए, या बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने के लिए, बालकों की शिक्षा को संविधान में मूल अधिकार बनाने के लिए, और क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्देश थे कि उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। तो ये गलत उत्तर है। ये भी गलत है क्योंकि इसमें 45 धारा 45 में बालकों की शिक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं करती है कह रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं करती है। और आगे लिखा है, ये तीसरा लिखा है कि बालकों की शिक्षा को संविधान में मूल अधिकार बनाने के लिए। तो मूल अधिकार तो वो बन चुका था, आरटीई तो 2009 में आया, मूल अधिकार 2002 में बन चुका था। तो सही उत्तर है बी, बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना करना। आगे प्रश्न है 28 नंबर का। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार 1 से 5 तक के यानी प्राथमिक विद्यालय में कुल 62 छात्रों में से कितने शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे? तो 62 छात्रों के लिए का मतलब हुआ 35 गुना 70 होता है। तो ऐसा कि जिसमें 2 टीचर आ सकें, लेकिन एक प्रधानाध्यापक उसमें अलग से होता है, तो 2 टीचर प्लस 1 प्रधानाध्यापक, और ये कुल हो जाएंगे 3। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए एक मौलिक अधिकार है? तो हम जानते हैं कि ये मौलिक अधिकार है 6 से 14 आयु वर्ग के लिए। थर्ड इसका आंसर है। और शिक्षा के अधिकार अधिनियम 9 में दी गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है, देखें पहले, व्यवहारवादी सिद्धांत, दिव्यांगजन के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया। आगे हम पेडागोगी में पढ़ेंगे ये सहानुभूतिपूर्ण रवैया, ये मनोविज्ञान के अनुसार एक गलत कथन है। क्यों है उसकी चर्चा हम करेंगे। व्यवहारवादी सिद्धांत ये तो फिर भी चलता है। एक अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य समावेशी शिक्षा क्यों होनी चाहिए? समावेशी शिक्षा मतलब सभी को शामिल करने वाली। जैसे ऊपर कहा गया था कि विशेष बच्चों को किन विद्यालयों में जाना चाहिए, तो उत्तर दिया था नियमित विद्यालयों में। अब नियमित विद्यालयों में अगर बच्चे जाएंगे जो विशेष प्रकार के हैं, जिनकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति सामान्य नहीं है, असामान्य है, उन बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं, तो उसका क्या कारण है पूछ रहा है। अच्छा, उसका कारण ये तो हो सकता है मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मतलब सभी ह्यूमन हैं, सभी को ये अधिकार मिले हुए हैं, ये तो हो सकता है। लेकिन अभी देखते हैं चौथा, दिव्यांगजन को मुख्य रूप से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करके उन्हें मुख्य धारा में लाना। तो ऐसा नहीं है कि केवल दिव्यांगजन को मुख्य धारा में लाना है, हम तो सभी बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर है 3, एक अधिकार आधारित मानवता परिप्रेक्ष्य के कारण हम इसे ऐसा करते हैं कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। तो साथियों, ये था आरटीई 2009 पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला। आपने इस चैप्टर का वीडियो बहुत ध्यान से देख सुन लिया होगा, और उससे पहले भी हमने वर्तमान भारतीय शिक्षा यानी 21वीं शताब्दी की शिक्षा के संविधान यानी एनसीएफ 2005 के विषय में विस्तार से चर्चा की और उसके प्रश्नों की चर्चा की। आपके लिए ये वीडियोज काफ़ी उपयोगी, लाभदायी साबित हो रही हैं, ऐसा आपके कमेंट्स से पता लग रहा है। आप अपने कमेंट्स से अवगत कराते रहें। हम इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों को जो सिलेबस में शामिल किए गए हैं, आपकी मांग के अनुसार शामिल करेंगे। और शेष आप इस पूरे कोर्स के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। वहाँ से इसके डिटेल में सभी विषयों पर क्रमबद्ध रूप से वीडियो मिल जाएंगे, उनके टेस्ट सभी मिल जाएंगे। तो गंभीरतापूर्वक तैयारी करने वाले लोग वहाँ से जा कर के इसे अप्लाई कर लें। और जिन लोगों को चाहिए कि वो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पेडागोजी के देखते समझते रहें, उन लोगों को ये कहा जा सकता है कि वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये इम्पोर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप शिक्षक हैं तो भी, और समाज के सजग नागरिक हैं तो भी, आपको इस तरह की एक समझ रखनी होगी, और आप लोग ऐसी समझ के साथ समाज का विकास करेंगे। इस उम्मीद के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।